Hello everyone, I am Paritosh Srivastava and today I am going to start the chapter What is Democracy? Why Democracy? तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के बारे में इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करेंगे कि किन कंट्रीज़ में किस तरीके का इवोल्यूशन हुआ, मोनार्की से डेमोक्रेसी का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसे हुआ और ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी कैसे वहाँ पे आई। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट्स पीपल्स राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट प्रिंसिपल वो यही कहता है कि जो गवर्नमेंट है यानी जो लोग पीपल पे या सिटीजन पे रूल कर रहे हैं वो उन्हीं में से आने चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो होने चाहिए, यानी अपनी मर्जी से, यानी मोनार्की है या डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेसी है, इनके अगेंस्ट, इनका जस्ट अपोजिट फॉर्म है डेमोक्रेसी। वहाँ पे फैमिली ही आगे बढ़ती है। फैमिली, जैसे नेपाल की हम बात करेंगे तो वो एक रॉयल फैमिली वहाँ पे रूल कर रही थी, और घाना, जर्मनी, इटली, अभी इन सब की बात करेंगे। बट डेमोक्रेसी का जो ट्रू प्रिंसिपल है वो है रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। तो पीपल्स राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, पार्लियामेंट में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्म करेंगे, देन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। अब ये गवर्नमेंट यानी ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये क्या करेंगे, ये बेटरमेंट के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पीपल के डेवलपमेंट के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, लेजिस्लेशंस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये है डेमोक्रेसी। The existence of democracy in a country rests on the people's right to elect their representatives. These elected representatives constitute the government, which formulates appropriate policies and legislations and makes decisions at different levels in the interest of people. ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस को देखें या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म जो गवर्नमेंट का है उसमें देखें तो उसमें मोनार्की आ जाती है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। वहाँ पे पीपल के राइट या लोगों के राइट नहीं होते जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव की बात कर सकें, ना ही जो मोनार्की है या जो डिक्टेटरशिप है वो एश्योर करती है कि वो पीपल के सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क करेगी। पीपल सेटिस्फैक्शन वहाँ पे एश्योर नहीं होता। ठीक है, तो ये है डेमोक्रेसी। अब नेपाल के, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया नेपाल का, तो वहाँ पे मोनार्की थी। ठीक है, शुरू से मोनार्की चली आ रही थी। 28 मई 2008 28 मई 2008 को वहाँ पे एक तरह से देखें तो मोनार्की का एंड हुआ। ठीक है, इलेक्शंस वहाँ पे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 10 अप्रैल 2008 को। अप्रैल 2008 को वहाँ पे इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और उसके बाद ये जो न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने नेपाल को फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। यानी मोनार्की से ये ट्रांसफॉर्मेशन इसका हुआ डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंसिडेंट हमने देखा नेपाल का। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर होता है यानी जो एल्डेस्ट सन है फैमिली का, उसको नेक्स्ट जो एक तरह से आप कह लें कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र होती है, यानी जो क्राउन है वो ट्रांसफ़र होगा। जो राजा है वो अपने सबसे बड़े बेटे को फिर ये जो क्राउन है वो ट्रांसफ़र करता है। तो प्राइमोजेनिचर वहाँ पे था। ठीक है, नेपाल में।
he could still the supreme position of the head of the state as well as government by popular consent on the basis of the age old principles of hereditary succession and primogeniture. यानी हेरिडिटरी होगा, यानी जो वंशानुगत जिसको आप बोलते हैं, एक वंश से दूसरे जनरेशन में जो जनरेशन टू जनरेशन ये क्राउन ट्रांसफ़र होगा, और प्राइमोजेनिचर मतलब जो सबसे बड़ा है, अकॉर्डिंग टू विच द सन ऑफ द किंग पर्टिकुलरली द एल्डेस्ट वन हैड द नेचुरल राइट टू सक्सीड हिज फादर, अपने वो फादर की पोजीशन लेगा. तो ये हो गया नेपाल का. नाउ घाना, घाना का जो पहले नाम था वो था गोल्ड कोस्ट. ये अफ्रीकन नेशन है घाना. ये ब्रिटिश डोमिनेंस में पहले था, लेकिन उसके बाद इसको क्वामे एंड क्रुमा ने इसको इंडिपेंडेंस दिलाई. अब ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इवेंट्स इनमें हुए होंगे. मोनार्की से तुरंत ये रातों रात नहीं चेंज हो गया होगा. बहुत सारे इसमें इंसिडेंट्स हुए. पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात यहाँ पे रखी गई थी नेपाल में, कि राजा भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, क्राउन वो होल्ड करेगा, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके अकॉर्डिंगली रूल करेगा. लेकिन उसके बाद फिर और सिचुएशंस चेंज हुई और एट लास्ट वो मोनार्की फिर वहाँ पे ख़त्म हुई. तो उसी तरह से अब सेकेंड हम देख रहे हैं घाना का, जिसका ये अफ्रीकन नेशन है. इसका पहले नाम था गोल्ड कोस्ट. क्वामे एनक्रुमा का नाम यहाँ पे ज़्यादा आता है. ब्रिटेन से फ्रीडम दिलाई थी इन्होंने गोल्ड कोस्ट को 1957 में. ब्रिटेन से इन्होंने फ्रीडम दिलाई 1957 में क्वामे एनक्रुमा ने. ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट, और बाद में इसका नाम रखा गया घाना. 52 में ही ये पीएम बन गए. ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ के थे. 1952 में ये प्राइम मिनिस्टर थे, और आफ्टर द फ्रीडम, अटेनिंग द फ्रीडम, ये प्रेसिडेंट भी रहे घाना के. जो घाना फॉर्म हुआ, जो नया कंट्री फॉर्म हुआ, अफ्रीकन नेशन, इंडिपेंडेंस उसको मिली ब्रिटेन से, उसके बाद क्वामे एनक्रुमा ने अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया. तो ये चेंजेस आप देख रहे हैं कि किस तरह से मोनार्की से फिर डेमोक्रेसी में आ रहा है. उसी तरह से घाना फ्रीडम दिलाई क्वामे एनक्रुमा ने ब्रिटेन से, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, प्रेसिडेंट भी बने वहाँ के, लेकिन उसके बाद भी इनको अपोजिशन फेस करना पड़ा और इनको अपनी गद्दी जो थी वो छोड़नी पड़ी. 1966 का इंसिडेंट था जब काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई और करप्शन. 1966 बहुत ज़्यादा करप्शन घाना में फैलने लगा और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई. उसके बाद एक मिलिट्री कू के थ्रू इनको हटाया गया. ठीक है, क्वामे एनक्रुमा को हटाया गया. फिर वहाँ पे री इलेक्शंस हुए और नए डेवलपमेंट फेज हमको देखने को मिलते हैं. तो ये ट्रांजिशन हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये चेंजेस एक कंट्री के सोशल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करें जर्मनी की. एडोल्फ हिटलर, सभी ने नाम सुना होगा. नाजी डिक्टेटर थे, ये नाजी पार्टी इन्होंने बनाई थी. इनका जो मेन मोटिव था वो था कि किस तरह से जर्मनी को हम वर्ल्ड मैप में लेके आएँ. ठीक है, जर्मन पीपल के लिए ही काफ़ी ज़्यादा जगह उनको मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा लैंड एरिया मिल जाए, जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो जर्मन पीपल को मिले. तो 1933 से 45, 1933 टू 45 तक इनका ज़्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर रहा, ज़्यादा इन्होंने रूल किया. ठीक है, 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार आपका ख़त्म होता है, 39 टू 45, 1 सितंबर 1939 तो 2 सितंबर 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा ख़त्म हुआ, तब जाके हिटलर का एंड होता है. ठीक है, तो डिक्टेटर थे ये. ठीक है, वहाँ की आर्मी में थे. फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो जर्मनी की हार हुई उससे काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे. फिर काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस की और जर्मन पीपल के लिए इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया. बट इनकी जो एक सोच थी, नाजी जो विचारधारा या नाजी जो थिंकिंग थी, वो बिल्कुल डिफरेंट थी. एक पर्टिकुलर
जैसे ज्यूज़ वगैरह के लिए अभी आप इसमें पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये उनके अगेंस्ट रहते थे, बहुत ज़्यादा मास किलिंग इन्होंने कराई डिक्टेटरशिप के फॉर्म में। एडोल्फ हिटलर वॉज एग्जाम्पल ऑफ सच लीडर हु केम टू पावर थ्रू इलेक्शंस भी वहाँ पे हुए, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू आए, बट वो पूरे जर्मनी पे एज डिक्टेटर उन्होंने रूल किया। यानी पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स थी इलेक्शंस के थ्रू ही आए थे। डेमोक्रेसी को फॉलो शुरू में किया गया, बट जो अल्टीमेट जब रूलर हमारा जिसको हमने इलेक्ट किया है वही अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर डेमोक्रेसी या जो इलेक्शन से उनका मतलब फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये था एडोल्फ हिटलर के बारे में। यहाँ पे एक वर्ड इनके लिए आता है लेबेंसरॉम। लेबेंसरॉम मतलब होता है लिविंग स्पेस। लेबेंसरॉम मतलब लिविंग स्पेस। ये जर्मन पीपल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस चाहते थे, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो उनकी, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या फिर एग्रीकल्चर हो, किसी भी तरीके से जो जर्मन पीपल हैं, जो ट्रू जर्मन हैं, वो प्रॉस्पर कर सकें और पूरे वर्ल्ड पर वो रूल कर सकें। तो ये थिंकिंग थी एडोल्फ हिटलर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इटली के रूलर बेनिटो मुसोलिनी। इनके बारे में बात करें तो ये पीएम रहे 1922 से लेके 1943 तक। तो 1943, ठीक है। तो इनकी भी वैसी ही थिंकिंग थी काफ़ी। इन्होंने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, यानी जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे इसको इन्होंने ख़त्म किया। बेनिटो मुसोलिनी ने डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स थे उनको ख़त्म किया, अपनी एक फेसिस्ट पार्टी बनाई और पब्लिक पे उन्होंने रूल किया। तो ये एक्सट्रीमिज़म था एक तरीके से, चाहे एडोल्फ हिटलर का आप कहिए, चाहे बेनिटो मुसोलिनी का कहिए, तो एक्सट्रीमिज़म था। क्वामे एनक्रुमा भी इलेक्टेड थे, बट उन्होंने फ्रीडम भी दिलाई गोल्ड कोस्ट को, बाद में उसका नाम घाना रखा, लेकिन करप्शन और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको हटाया गया उनको। नेपाल में भी जो मोनार्की थी उसको ख़त्म किया गया ट्रू डेमोक्रेसी लाने के लिए। तो ये ट्रांजिशंस हमने इन कंट्रीज़ में देखा। तो बहुत जगह इलेक्शंस हुए, जैसे एडोल्फ हिटलर भी इलेक्शन के थ्रू आए, क्वामे एनक्रुमा भी इलेक्टेड थे, बेनिटो मुसोलिनी भी कहीं ना कहीं इसी के थ्रू आए, बट उन्होंने पॉलिटिशियन भी थे ये और सोशल एक्टिविटीज़ में भी रहते थे, बट इनका जो अल्टीमेट जो इनकी जो प्रिंसिपल्स थे, जो हिडन प्रिंसिपल आप कहिए, वो डिक्टेटरशिप वाले ही थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको दिक्कत है।